हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग अपने लेक्चर में सेल्स के बारे में समझेंगे। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स के डिफिनेशन के आधार पर भी सेल्स इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड डिफिनेशन ऑफ लाइफ कहीं यूज़ करते हैं। अगर हम सेल्स के टाइप्स की बात करें तो सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जा रहा होता है। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अवेलेबिलिटी। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसी भी प्रकार के ऐसे कोई भी ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते जिनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड हो, यानी कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स अब्सेंस होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल्स में सारे ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम टाइप ऑफ सेल्स में एग्जांपल्स की बात करें तो मेन एग्जांपल हमारा बैक्टीरिया होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकता है, फंजाई हो सकता है। अगर हम मेन ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम सभी लोग एक छोटा सा जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स है इसको देखेंगे। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो ये एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर अवेलेबल है हमारे पास। क्या होता है कि सबसे आउटर की ओर एक लेयर पाई जा रही होती है जिसे हम सभी लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर की ओर भरा हुआ फ्लूइड होता है, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इस तरह के जिसे हम सभी लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। एकदम सेंटर में न्यूक्लियस पाया जा रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अंदर की ओर एक और स्ट्रक्चर आप ब्लैक कलर का देख सकते हैं जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, इसे हम सभी लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियस को घेरे हुए स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़ी दूरी पर गोल्जी ऑपरेटस पाया जा रहा होता है जिसे हम लोग गोल्जी बॉडीज़ के नाम से भी जानते हैं। और छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे होते हैं जिसे हम सभी लोग लाइसोसोम्स बोलते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि एनिमल्स या प्लांट सेल हो कहीं पर भी हो, उनके अंदर वैक्यूल्स पाया जा रहा होता है। वैक्यूल्स ऑयल ड्रॉप के रूप में भी हो सकते हैं, फूड वैक्यूल्स के रूप में भी हो सकते हैं या गैस वैक्यूल्स के रूप में भी पाए जा रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम मेन ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम सभी लोग प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये कंट्रोल करते हैं किसी भी प्रकार के सब्सटेंस के मूवमेंट को, चाहे वो बाहर से अंदर जा रहा हो या अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं। साइटोप्लाज्म ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के वो सभी इसी के अंदर पाए जा रहे होते हैं और ये उनके सारी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ को अकर कर रहे होते हैं या कंट्रोल कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो ये कंट्रोलर सेंटर ऑफ सेल्स होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल्स इन्हीं के अंदर पाए जा रहे होते हैं ताकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाने वाला जो भी मॉडिफिकेशन हो या जो भी सिमिलरिटीज़ हो वो इन्हीं जेनेटिक मटेरियल्स पे डिपेंड कर। न्यूक्लियोलस ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम सभी लोग पावर हाउस ऑफ सेल्स के नाम से भी जानते हैं और ये जनरेट करते हैं एटीपी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हेल्प करते हैं मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये दो प्रकार के होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ राइबोसोम्स के आधार पर अगर हम देखें तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वो जिनमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करें तो ये सिक्रीट करते हैं कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स को। साथ ही साथ ये सेल ऑर्गेनल्स में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइसोसोम ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। साथ ही साथ इन्हें हम लोग सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट होते हैं, ये कभी कभी खुद को ख़त्म करने का काम करते हैं ताकि वो फॉरेन पार्टिकल्स भी डिस्ट्रॉय हो सकें। साथ ही साथ ये किसी भी प्रकार के डाइजेस्टिव वेस्टेज को भी साफ करने का काम करते हैं। वैक्यूल्स ये स्टोर करते हैं वाटर को, फूड को और कुछ वेस्टेज मटेरियल्स को। चलिए कुछ अदर प्रकार के स्ट्रक्चर्स को भी हम सभी लोग देखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स का ये सबसे आउटर साइड में पाया जाने वाला ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम सभी लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये सबसे बड़ा डिफरेंस पाया जाता है कि जिस भी सेल्स के बाहर की ओर पाया जाने वाला एक मेम्ब्रेन जिसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो सेल्स प्लांट सेल्स होगा और जिसमें नहीं पाया जा रहा होगा वो एनिमल सेल्स होगा। प्लांट सेल्स के आउटर साइड में पाया जाने वाला ये जो लेयर होता है इसे सेल वॉल बोलते हैं। ये सेलुलोज से मिलकर के बने होते हैं और सेलुलोज क्या होता है बेटा, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही साथ सेल वॉल के नीचे पाए जाने वाले एक और लेयर है जिसे हम सभी लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो फ्लूइडियस लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसे हम सभी लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेम उसी तरीके से सेंटर में पाया जाता है वैक्यूल्स। प्लांट सेल का ये सबसे बड़ा फीचर्स होता है जिसे हम सभी लोग वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में ये डिफरेंस होता है कि न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल में पेरीफेरल पाया जाता है और एनिमल सेल्स में यही सेंटर में पाया जा रहा होता है। हालांकि न्यूक्लियस का काम सेल्स को कंट्रोल करने का होता है, वो प्लांट सेल्स में भी हो रहा होता है और एनिमल सेल्स में भी हो रहा होता है। बट
प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो सेंटर में पाए जाते हैं, और जो भी अदर टाइप के जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे होते हैं ये सभी साइटोप्लाज्म के अंदर इसमें भी पाए जा रहे होते हैं। अच्छा, प्लांट सेल्स में एक और स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम सभी लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जो कि एनिमल्स में नहीं होती है, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट एक इंपॉर्टेंट फीचर्स के रूप में होता है। सेकेंड स्ट्रक्चर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का, जिसका एग्जाम्पल हम सभी लोग बैक्टीरिया को देख सकते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया में क्या होता है कि सबसे आउटर साइड में एक लेयर पाई जाती है जिसे हम सभी लोग कैप्सूल बोलते हैं, सेकेंड लेयर सेल वॉल होता है, थर्ड लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक इन्वेजिनेशंस होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर की ओर हो रहा होता है, लेकिन ये किस में पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये इन्वेजिनेशंस को हम लोग मीसोसोम बोलते हैं, और यही इनके बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन का मुख्य कार्यभार को संभालता है। इसके इंटरनल साइड में अगर देखेंगे, चूंकि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा होता, तो इनके जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, न्यूक्लियोइड्स होते हैं, वो इन्हीं के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनल पाए जाते हैं जिसे हम सभी लोग राइबोसोम्स बोलते हैं। इन्हें मूवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम सभी लोग फ्लैजिलम बोलते हैं। चलिए कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनल्स होंगे वो सभी किसी न किसी प्रकार के सेल से ही मिलकर के बने होते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। नाउ सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसे हम सभी लोग सेल्स थ्योरी के अंतर्गत भी देख सकते हैं। वर्क्यू ने इसके बारे में सबसे पहले बताया हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी सेल्स डेवलप होती है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा ही डेवलप होती है। सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी जो भी बेसिक फंक्शंस होंगे उन सभी के लिए सेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है।